हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मूल बातें, अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है उसके बारे में। तो आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है उसके बारे में। अभी तक हम अन्य बातों के अलावा अभिलेखों के अंशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, लेकिन इतिहासकारों को यह कैसे ज्ञात होता है कि अभिलेखों पर क्या लिखा है। तो यह जो हम लोग अभी सिक्का देख रहे हैं स्लाइड पर, वह गुप्तकालीन सिक्का है और यह अशोक का अभिलेख है। अशोक का अभिलेख जो है 3 लिपियों में मिला है, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि और अरमाइक लिपि। पहले हम लोग अध्ययन करेंगे ब्राह्मी लिपि के बारे में। ब्राह्मी लिपि का अध्ययन आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। तो आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया है। तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग जो है अशोक के अभिलेखों में किया गया। 18वीं सदी से यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया और उनके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों के नमूनों से तुलना शुरू की। आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई बार यह अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे हैं, जबकि प्राचीनतम अभिलेख वस्तुतः प्राकृत में थे। फिर कई दशकों बाद अभिलेख वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के बाद जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का 1838 ईस्वी में अर्थ निकाला था। तो जेम्स प्रिंसेप जो था वह सर्वप्रथम अशोककालीन अभिलेख को पढ़ा था 1838 में। अशोक के समय की ब्राह्मी व उसके समानार्थी देवनागरी अक्षर आप लोग देख लीजिए, स्लाइड पर है। अब हम लोग खरोष्टी लिपि कैसे पढ़ा जाता है उसके बारे में देखेंगे। पश्चिमोत्तर के अभिलेखों में प्रयुक्त खरोष्टी लिपि के पढ़े जाने की कहानी अलग है। इस क्षेत्र में शासन करने वाले हिंद यूनानी राजाओं द्वारा बनवाए गए सिक्कों से जानकारी हासिल करने में आसानी हुई है। तो हिंद यूनानी शासन का शासन जो था वह कब तक था? शासनकाल द्वितीय से प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में था। इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्टी में लिखे गए। तो इन सिक्कों पर जो है राजाओं के नाम जो मिले वो है यूनानी और खरोष्टी लिपि में मिले। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया। उदाहरण के तौर पर दोनों लिपियों में अपोलोडोटस का नाम लिखने में एक ही प्रतीक मान लीजिए अप्रयुक्त किया गया है। चूँकि प्रिंसेप ने खरोष्टी में लिखे अभिलेखों की भाषा की पहचान प्राकृत के रूप में की थी, इसलिए लंबे अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया। अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इतिहासकारों एवं अभिलेख शास्त्रियों के काम करने के तरीकों का पता लगाने के लिए आइए अशोक के हम लोग 2 अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान देने योग्य बात है कि अभिलेख में शासक अशोक का नाम नहीं लिखा है। तो हम लोगों ने अभी ऊपर स्लाइड में देखा था, जिस अभिलेख को उसमें अशोक का नाम नहीं लिखा गया है, उसमें अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियों का प्रयोग किया गया है। तो अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियों का प्रयोग किया है। उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो देवानाम प्रियदर्शी। तो उसी का उल्लेख है उसमें, जैसे कि देवानाम प्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी यानी देखने में सुंदर। अशोक नाम अन्य अभिलेखों में मिलता है जिसमें उनकी उपाधियां भी लिखी है। इन अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद अभिलेख शास्त्रियों ने पता लगाया कि उनके विषय शैली, भाषा और पूरा लिपि विज्ञान सब में समानता है। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इन अभिलेखों को एक ही शासक ने बनवाया था। आपने यह भी देखा, हमने अपने अभिलेखों में कहा है कि उसने पहले के शासकों ने रिपोर्ट एकत्र करने की व्यवस्था नहीं की थी। यदि अशोक से पहले के उपमहाद्वीपीय इतिहास पर विचार करें तो क्या आपको लगता है कि अशोक का एक वक्तव्य सही है? इतिहासकारों को बार बार अभिलेखों में लिखने
कथनों का परीक्षण करना पड़ता है ताकि यह पता चल सके जो उनमें लिखा है वह सत्य, संभव है या फिर अतिशयोक्तिपूर्ण है। हम लोग अब देखेंगे राजा की आदेश। राजन देवानाम्पिय दस्यु यह कहते हैं। तो यह उपाधि किसने धारण की थी? तो अशोक ने। अतीत में मसलों को निपटाने और नियमित रूप से सूचना एकत्र करने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन मैंने निम्नलिखित की व्यवस्था की। तो अशोक ने बहुत सारी चीज़ की व्यवस्था की। लोगों के समाचार पर हम तक प्रतिवेदक सदैव पहुंचाएंगे। तो लोगों के समाचार हम तक जो है, अशोक ने कहा कि लोगों के समाचार हम तक जो है प्रतिवेदक सदैव पहुंचाएंगे, चाहे मैं कहीं भी हूँ, खाना खा रहा हूँ, अंतःपुर में हूँ, विश्राम कक्ष में हूँ, गौशाले में हूँ या फिर पालकी में मुझे ले जाया जा रहा हो अथवा वाटिका में हूँ, मैं लोगों के विषयों का निराकरण हर स्थल पर करूँगा। तो अशोक ने कहा कि मैं चाहे कुछ भी कर रहा हूँ, प्रतिवेदक का यह काम है कि वह मुझ तक समाचार पहुँचाए लोगों के बारे में। और मैं कहीं भी रहूँ, चाहे मैं स्नान कर रहा हूँ या अंतःपुर में हूँ, विश्राम कर रहा हूँ, गौशाले में हूँ, फिर पालकी में मुझे कहीं ले जाया जा रहा है अथवा वाटिका में हूँ, तो लोग मुझ तक, जो प्रतिवेदक है वो लोगों का समाचार मुझ तक जरूर पहुँचाए। तो समाचार पहुंचाने का काम जो था वह प्रतिवेदक का था, राजा तक समाचार पहुंचाता था। क्या आपने ध्यान दिया कि कुछ शब्द ब्रैकेट में लिखे हैं? अभिलेख शास्त्री प्रायः वाक्यों की अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। यह बड़े ध्यान से करना पड़ता है जिससे कि लेखक का मूल अर्थ बदल न जाए। इतिहासकारों को और भी परीक्षण करने पड़ते हैं। यदि राजा की आदेश यातायात मार्गों के किनारे और नगरों के पास प्राकृतिक पत्थरों पर उत्कीर्ण थे, तो क्या वहां से आने जाने वाले लोग उन्हें पढ़ने के लिए उस स्थान पर रुकते थे? अधिकांश लोग प्रायः पढ़े लिखे नहीं थे। तो अधिकांश लोग जो थे पढ़े लिखे नहीं थे। अभी हम लोग स्लाइड पर जो सिक्के देख रहे हैं वह है हिंद यूनानी शासक मेनांडर का एक सिक्का, उसे हम लोग देख रहे हैं। क्या पाटलिपुत्र में प्रयुक्त प्राकृत उपमहाद्वीप में सभी स्थानों पर लोग समझते थे? क्या राजा के आदेशों का पालन किया जाता था? इन प्रश्नों के उत्तर पाना सदैव आसान नहीं है। इनमें से कुछ समस्याओं के प्रमाण हमें अशोक के अभिलेख में मिलते हैं। हम लोगों ने ऊपर में स्रोत 11 देखा था, उसमें देखा था जिसकी व्याख्या प्राय अशोक की वेदना के प्रतिबिंब के रूप में की जाती थी। साथ ही यह युद्ध के प्रति उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन को भी दर्शाता है। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, यदि हम अभिलेखों के शाब्दिक अर्थ के परे समझने का प्रयास करते हैं तो परिस्थिति और भी जटिल हो जाती है। यद्यपि अशोक के अभिलेख आधुनिक उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं, तो अशोक के जो अभिलेख हैं वह आधुनिक उड़ीसा से प्राप्त हुए, लेकिन उनकी वेदना को परिलक्षित करने वाला अभिलेख वहाँ नहीं मिला है। अर्थात यह अभिलेख उस क्षेत्र में नहीं उपलब्ध है जिस पर विजय प्राप्त की गई थी। इसका हम क्या अर्थ लगाए? क्या राजा की नव विषय की वेदना उस क्षेत्र के लिए इतनी दर्दनाक थी कि राजा इस मुद्दे पर कुछ कह न सका? राजा की वेदना क्या थी, अब हम लोग उसको देखते हैं। जब देवानाम प्रियदर्शी यानी अशोक ने अपने शासन की 8 वर्ष पूरे किए तो उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की। तो अशोक ने अपने शासन के 8वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त की, जो कि कलिंग कहाँ है? आधुनिक तटवर्ती उड़ीसा में पड़ता है। 1.5 लाख पुरुषों को निष्कासित किया गया, 1 लाख मारे गए और इससे भी ज्यादा की मृत्यु हुई। कलिंग पर शासन स्थापित करने के बाद देवानाम्पिय धर्म के गहन अध्ययन, धर्म के स्नेह और धर्म के उपदेश में डूब गए। यही देवानाम्पिय के लिए कलिंग की विजय का पश्चाताप है। तो अशोक जो है देवानाम्पिय की उपाधि धारण किया था। देवानाम्पिय के लिए यह बहुत वेदनादायी और निंदनीय है कि जब कोई किसी राज्य पर विजय प्राप्त करता है तो पराजित राज्य का हनन होता है, वहाँ लोग मारे जाते हैं, निष्कासित किए जाते हैं। अभिलेख साक्ष्य की सीमा को हम लोग पढ़ेंगे।
अब आपको यह पता चल गया होगा कि अभिलेख से प्राप्त जानकारी की भी सीमा होती है। कभी कभी इसकी तकनीकी सीमा होती है। अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है जिन्हें पढ़ पाना मुश्किल होता है। साथ ही अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं जिनसे अक्षर लुप्त हो जाते हैं। इसके अलावा अभिलेखों के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो पाना सदैव सरल नहीं होता, क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान या समय से संबंधित होते हैं। यदि आप अभिलेख के शोध पत्रों को पढ़ें तो आप पाएंगे कि विद्वान इसके पढ़ने की वैकल्पिक विधियों पर चर्चा करते रहते हैं। यद्यपि कई हजार अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन सभी के अर्थ नहीं निकाले जा सके हैं या प्रकाशित किए गए हैं या उनके अनुवाद किए गए हैं। इनके अतिरिक्त और उनके अनेक अभिलेख रहे होंगे जो कालांतर में सुरक्षित नहीं बचे। इसलिए जो अभिलेख अभी उपलब्ध है वह संभवतः कुल अभिलेखों के अंश मात्र हैं। इसके अतिरिक्त एक और मौलिक समस्या है। यह जरूरी नहीं है कि जिसे हम आज राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं उन्हें अभिलेखों में अंकित किया ही गया हो। उदाहरण के तौर पर खेती की दैनिक प्रक्रिया और रोजमर्रा की जिंदगी के सुख दुख का उल्लेख अभिलेखों में नहीं मिलता, क्योंकि प्रायः अभिलेख बड़े और विशेष अवसरों पर वर्णन करते हैं। अवसरों का वर्णन करते हैं। इसके अलावा अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। तो अभिलेख जो है हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते हैं जो व्यक्ति बनवाते हैं अभिलेख उन्हीं व्यक्ति का ज़्यादातर वर्णन करता है। इसलिए इन अभिलेखों में व्यक्त विचारों की समीक्षा अन्य विचारों के परिप्रेक्ष्य में करनी होगी ताकि अपने अतीत का बेहतर ज्ञान हो सके। अर्थात राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का पूर्ण ज्ञान मात्र अभिलेख शास्त्र से ही नहीं मिलता। साथ ही इतिहासकार प्रायः प्राचीन और अर्वाचीन दोनों प्रकार के प्रमाणों पर आशंका व्यक्त करते हैं। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में और 20वीं सदी के प्रारंभ में इतिहासकार प्रमुख रूप से राजाओं के इतिहास में रुचि रखते थे। 20वीं सदी के मध्य से आर्थिक परिवर्तन विभिन्न सामाजिक समुदायों के उदय के विषय में महत्वपूर्ण बन गए। हाल के दशकों में ऐसे समुदायों के प्रति इतिहासकारों की रुचि बढ़ी जो सामाजिक हाशिए पर रहे। इससे संभवतः प्राचीन स्रोतों पर पुनर्विचार किया जाएगा और विश्लेषण की नई विधियां विकसित होगी। यह जो लेख है वह कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। अभी हम लोग देख रहे हैं स्लाइड पर। कर्नाटक से प्राप्त एक ताम्रपत्र लेख लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी का है। तो लगभग यह लेख जो है 6वीं शताब्दी ईस्वी का है। तो कुछ काल रेखा दिए हुए हैं, हम लोग इसको बाद में पढ़ेंगे। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए, ठीक ना। चलिए, तो यह चैप्टर जो हम लोग का सेकेंड था 12th क्लास का सेकेंड चैप्टर समाप्त हो गया है। हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।